हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर सुपर किड्स। दिस इज मेहताब आलम, योर कंप्यूटर एंड बच्चा मैं आ चुका हूं आपके साथ, जुड़ चुका हूं एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। और आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि यार एग्जामिनेशन के अंदर केस स्टडी बहुत ज्यादा देखी जाती है और केस स्टडी में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है और कहीं ना कहीं मार्क्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हर सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हर सब्जेक्ट में 2 केस स्टडीज मिनिमम तो आनी आनी, यानी किसी में 3 भी आ जाती है, बट 2 केस स्टडीज तो फिक्स है। अब 2 केस स्टडी फिक्स होने का मतलब क्या है? तो वी कैन से दैट कि भाई 10 क्वेश्चन कम से कम आपके केस स्टडी बेस्ड ही होते हैं। तो आज यहां पर आपको समझना है, मैं यहां पर बिजनेस स्टडीज को टारगेट करते हुए लेकर के आ रहा हूं कि बोर्ड्स की अगर हम बात करें 2026 की बिजनेस स्टडीज को लेकर के कि हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज लाइक अ टॉपर, यानी एक टॉपर किन बातों का ध्यान रखता है जब वो बिजनेस स्टडीज की केस स्टडी सॉल्व करने जाता है। और जैसे कि मैंने सीयूटी के बारे में बताया एंड बोर्ड्स के बारे में भी यहां पे बता दूं कि सबसे ज्यादा डर होता है बोर्ड्स में बिजनेस स्टडीज के पेपर में, क्योंकि हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको यहां पे केस स्टडी का ही देखने के लिए मिलने वाला है, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्म में हो, चाहे वो 3 नंबर वाला पेपर हो, मतलब 3 नंबर वाला क्वेश्चन हो या 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन वाले पैटर्न में आपको केस स्टडी देखने का डेफिनेटली मिलने वाला है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर कि क्यों समझे यहाँ पर केस स्टडी के बारे में, आज बात करने क्यों आ चुके हैं, क्यों जरूरी है ये बात करना हमारे लिए। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि भाई व्हाई केस स्टडीज डिसाइड योर बिजनेस स्टडीज का एग्जामिनेशन का मार्क्स, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर मैं बोलूं कि 80 मार्क्स का पेपर देने जा रहे हो तो उसमें आप ये मान के चलिए कि 55 मार्क्स से, यानी 50 to 55 मार्क्स की आपकी सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज आने वाली, क्या आने वाली है? तो 50 मार्क्स, यानी कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि भाई 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा आपको केस स्टडीज देखने को मिलती है आपकी एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आप केस स्टडी में ही आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस कर देते हो या आप केस स्टडी को अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, कहीं लिख नहीं पाते हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि कुछ की पॉइंट्स के बारे में, कि केस स्टडी के बारे में बोला जाता है मोस्ट स्कोरिंग प्लस मोस्ट रिस्की भी होता है। केस स्टडी को बोला जाता है बच्चा एक तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है, ऑब्वियस है कि केस स्टडीज में आप लोग को रटा रटाया कुछ नहीं लिखना होता कि भाई याद किया हुआ पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज आप पूरा एनालाइज करते हो, आप अपने कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हो और अपने आंसर की फ्रेमिंग कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बट रिस्की भी होता है क्योंकि यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एनालाइज करना है, कुछ पहले से 3 महीने 4 महीने पहले से पढ़ करके सेम क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। देन उसके बाद बोला जाए बच्चा सेम सिलेबस बट डिफरेंट अप्रोचेस, ये ध्यान रखेगा कि जो केस स्टडी आपसे पूछी जाती है वो डेफिनेटली आप लोग जो साल भर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो उसी सिलेबस से आएगा। आपने ऑलरेडी बहुत सारी केस स्टडीज पूछी होंगी, करी होंगी, सॉल्व की होंगी, बट द थिंग इज कि उन अप्रोचेस में भी आपको किस अप्रोच से पूछी जाएगी, किस कॉन्सेप्ट से पूछा जाएगा आपका केस स्टडी, इसके बारे में हमें नहीं पता था और ये हमारे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो टॉपर्स डोंट रीड, दे डिकोड। तो ये एक वर्ड आपको समझना है, केस स्टडी को कभी भी रीड नहीं करना होता है, डिकोड करना होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रीड करना और डिकोड करना? तो बच्चा डिकोड करने का मतलब होता है जब जब आप केस स्टडी पढ़ते जाइए तो एक एक लाइन में जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को आप लोग मार्क करते रहो, हाईलाइट करते जाइए। और कोई भी ऐसा जहां से आपको समझ में आता है कि यार ये कॉन्सेप्ट रिलेट कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रख के चलते जाइए, ताकि एक पूरी केस स्टडी रीड करने का होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीड कर लिया, बट जब डिकोड करने की बात होती है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आते आते आपने वहां पे बहुत सारे टर्म्स ऐसे मार्क कर लिए हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट मार्क कर लिए और आपको पता है कि ये टर्म्स कहां पे रिलेट कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट कहां पे रिलेट कर रहे हैं। फिर जब आप क्वेश्चन देखोगे तो फिर वो क्वेश्चन जैसे आप पढ़ोगे ना आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार ये डिकोड मैंने किया था, ये तो वहां से रिलेट कर रहा है और आप तुरंत जाओगे आंसर अपना मार्क करके या फ्रेम करके आ जाओगे। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें। देन उसके बाद बोला गया भाई टॉकिंग पॉइंट एक्सप्लेन वर्बली। तो भैया आपने यहाँ पर बोला कि स्कोर अगर करना है तो मोस्ट स्टूडेंट लूज द मार्क्स नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज बट ड्यू टू मिस रीडिंग फैक्ट्स। तो भैया सबसे पहले अपन को समझना होता है कि मिस रीड यानी गलत रीड कर लेना या गलत इंटरप्रेट कर लेना, तो गलत डिकोड कर लेना, उसकी वजह से सबसे ज्यादा मार्क्स लूज होते हैं केस स्टडी में। तो फिर हमने बोला राइटिंग इररिलेवेंट थ्योरी, कि भाई हमें लगता है कि बिजनेस स्टडीज में जो है ना बस अपने मन से कुछ भी लिख दो, इररिलेवेंट नहीं लिखना है बच्चा, आप कम लिखिए बट टू द पॉइंट लिखिए, आप रिलेट करके लिखिए, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स लिखिए इंस्टेड ऑफ कि जो आपके मन में कहानी आ रही है वो सब लिख के नहीं आना है। बहुत सारे बच्चे बिजनेस स्टडीज में गलती करते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला केस स्टडी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि केस स्टडी को आप पहले से याद करके नहीं आ सकते, बट द थिंग इज कि उस टाइम पर जब आप अपना आंसर फ्रेम करने जाए तो आपको याद रखना है कि कीवर्ड्स यूज करने हैं। देन आपका पूरा का पूरा आंसर जो वो रिलेट करना चाहिए कि जिस भी कॉन्सेप्ट पे आप बात कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पर बोला इग्नोरिंग कीवर्ड्स लाइक आइडेंटिफाई, जस्टिफाई, स्टेट वन करेक्ट केस स्टडी स्ट्रैटेजी कैन इजीली ऐड 10 to 15 मार्क्स। तो बच्चा आपसे यहाँ पे बोला गया है कि इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मार्क करेंगे या जब भी आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे उस आंसर में
आपको ट्राई करना है कीवर्ड्स पुट करने का, यानी कीवर्ड्स आपको मेंशन करते हुए चलना है, तभी जाके आपकी 100% जो स्कोर होता है, यानी बेसिकली वी कैन से कि अगर मेरा कोई 4 नंबर का है क्वेश्चन तो उसके पूरे 4 मुझे मिल पाए, है ना, ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट है हमारे लिए बच्चा अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन, एग्जामिनर्स माइंडसेट। तो भाई ये बहुत जरूरी होता है कि आपका जो आंसर आपने फ्रेम किया है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने लिख दिया, बट एग्जामिनर का थॉट क्या है, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसको भी ध्यान में रख के चलेंगे। तो बोला जाता है भाई कि की पॉइंट्स क्या रखना है, एग्जामिनर चेक एप्लीकेशन नॉट मेमोराइजेशन, यानी आपने अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद करा हुआ कॉन्सेप्ट लिख दोगे केस स्टडी में तो भैया उतना रिलेवेंट नहीं है जितना कि आपने उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि एक सिचुएशन आपको दी गई, यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर आप उस कॉन्सेप्ट का रेफरेंस लेकर के आप बताएंगे कि यहाँ पर ये जो हुआ है ना इसको इस तरीके से करना चाहिए जस्ट बिकॉज की प्लानिंग में ऐसा कहा गया था। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि मेमोराइजेशन यूज नहीं करना है, एप्लीकेशन वर्ड्स करना है। आंसर आर चेक विद द कॉन्सेप्ट एक्यूरेसी, लॉजिकल लिंकिंग एंड पीपल टर्मिनोलॉजीज। तो भैया ये चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जामिनर आपका आंसर चेक करेगा वो आपके आंसर में 3 चीजें ढूंढेगा। क्या चीजें, कि कॉन्सेप्ट एक्यूरेट होना चाहिए, भाई ऐसा नहीं कि भाई प्लानिंग का केस स्टडी था आपने कंट्रोलिंग लिख दिया तो वही गलत हो जाएगा। आपको फिर ध्यान रखना लॉजिकल थिंकिंग, जो वहां पर पूछा गया था उसी के हिसाब से आंसर दे रहे हो, आपका कोई फीचर पूछा गया था आप इंपॉर्टेंस के हिसाब से आंसर दे रहे हो तो गलत हो जाएगा। देन बच्चा टर्मिनोलॉजीज यूज की गई है कि नहीं, यानी कि जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स यूज किए गए कि या रैंडम आपने हिसाब से लिख दिया है, ये चीजें ध्यान रखें। एंड उसके बाद बच्चा एग्जामिनर ऑलरेडी नोज द चैप्टर, दे लुक फॉर सिचुएशन, कॉन्सेप्ट एंड जस्टिफिकेशन। आप अपनी केस स्टडी में या आप अपनी केस स्टडी का आंसर को 3 चीजों में क्लासिफाइड कर दीजिए। सिचुएशन जो आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी कि क्या सिचुएशन मिली है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, मान लो कि भाई एक पूरा का पूरा सिचुएशन दी गई, आपको पता चल गया कि दैट टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग एंड प्लानिंग की भी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो आपने वहां कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि दैट टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग का कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग का प्रोसेस, और वो आपने उसके स्टेप्स लिख दी, फिर आपको जस्टिफिकेशन देना है कि उस प्रोसेस के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो अगेन आपकी केस स्टडी को क्लासिफाइड कीजिए जब भी आप केस स्टडी की फ्रेमिंग कर रहे हैं, इन 3 चीजों में आपकी केस स्टडी का फ्रेमिंग होना चाहिए। राइटिंग लॉन्ग आंसर्स बिल्कुल भी नहीं, राइटिंग करेक्ट आंसर्स आपको ध्यान रखना है कि रॉन्ग आंसर्स पे बिल्कुल नहीं जाना है। आप करेक्ट आंसर लीजिए, टाइम लीजिए, बट करेक्ट आंसर आपको मेंशन करना है डिटेल मैनर में, ताकि कोई भी मार्क्स लूज नहीं हो जाए। और ये जो केस स्टडी में 4 में से 3.5 नंबर मिलते हैं ना, ये 0.5 वाला ही आपको इशू इरिटेट करता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देन आगे चलते हैं बच्चा, स्टेप केस स्टडी फ्रेमवर्क। अब आपको बोला गया भाई कि टॉपर्स की जब कॉपी देखी जाती है और उनको बार बार हर केस स्टडी में 4 में से 4 मिल रहे हैं, 6 में से 6 मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या कर रहे होते हैं वो लोग। तो ये चीज यहां से बताई गई कि आपको समझना है कि कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। वो कौन से स्टेप है, पहले स्टेप है रीड विद अ पेन, एक्टिव रीडिंग, ठीक है। तो भाई आपको पहले एक रीड कर लेना एक बार, यानी कि भाई कंपनीज प्रॉब्लम, मैनेजर का एक्शन क्या है, एम्प्लॉय का रिएक्शन क्या है, वर्ड लाइक डिक्लाइन, इंक्राइज, कॉन्फ्लिक्ट, मोटिवेशन। तो आप जब रीड करोगे तो आपको एक बार कुछ बेसिक चीजें मिल जाएंगे। देन उसके बाद अगला टास्क होगा आइडेंटिफाई द चैप्टर फर्स्ट, कि किस चैप्टर से केस स्टडी आ रही है। जब आपने पूरा का पूरा केस स्टडी को रीड किया, आप सबसे पहले चैप्टर लिख लो कि भैया ये इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, मतलब इस चैप्टर की केस स्टडी आई हुई, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई। तो इट इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल का है, स्टाफिंग का क्वेश्चन आया है, एचआरएम का आया है, मार्केटिंग का आया है, कंज्यूमर प्रोडक्शन आया है, बिजनेस एनवायरनमेंट आया। तो सेकंड आपकी जो थॉट प्रोसेस होगा, जो स्ट्रैटेजी होगी, वो होगा आपका चैप्टर पिक कर लेना। थर्ड होगा कि भाई मैच फैक्ट विद द कीवर्ड्स। अब जो कीवर्ड्स आपको मिले उसके हिसाब से, जैसे स्टाफिंग है तो क्या ट्रेनिंग का क्वेश्चन आया है, क्या एम्प्लॉइज अनहैप्पी विद द सैलरी, कंपनसेशन का आया, डिसीजन मेकिंग, तो जो भी है। तो ये 3 चीजें जब आप वर्क करते हो ना तो आपका केस स्टडी ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है और फ्रेम करना इजी हो जाता है। यानी पहले रीड किया, चैप्टर पता किया, तीसरा बच्चा इस चैप्टर का कौन से कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि और केस स्टडी करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है भाई। तो बोला जाता है कमांड वर्ड दैट चेंज आंसर कंप्लीटली 2-3 मिनट्स में। तो भाई आपको क्या बोला गया कि भाई आपको इसमें समझाया गया है कि आपसे बोला जा रहा है कमांड वर्ड्स दैट चेंज आंसर कंप्लीटली। तो भैया मैं जो बार बार बोलता हूँ कीवर्ड्स कीवर्ड्स कीवर्ड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे ज्यादा डेंजरस क्या मिस्टेक होती है कि भाई स्टूडेंट इग्नोर कमांड वर्ड। कमांड वर्ड यानी कि वही कीवर्ड, ठीक है। तो जैसे आइडेंटिफाई वर्ड है तो भाई जस्ट नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट आपको पूछा गया है कि कोई केस स्टडी और उसके नीचे क्वेश्चन दिया कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। तो आइडेंटिफाई जब बोला गया तो आपको कॉन्सेप्ट का ही नाम लिखना है, फिर आप कुछ भी कहानी लिख के मत आ जाओ। आपको बोला गया स्टेट, यानी आपको एक्सप्लेन करना है, तो जस्ट 1 लाइन फैक्चुअल आंसर कि भाई किस लाइन के बेसिस पे आपको लग रहा है कि प्लानिंग का चैप्टर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करने के लिए बोला मीनिंग प्लस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो ये क्वेश्चन आपके बन के आते हैं केस स्टडी में, या तो आइडेंटिफाई करके क्वेश्चन आएगा, या स्टेट करके आएगा, या एक्सप्लेन करके आएगा, या जस्टिफाई करके आएगा। जस्टिफाई में बच्चा रीजन बेस्ड केस स्टडी जाना चाहिए कि भाई आपको जस्टिफाई करना है, जो भी हो रहा है उसको जस्टिफाई करना है कि ये सही है गलत है जो भी है। डिस्टिंग्विश आ जाएगा तो भाई पॉइंट वाइज डिफरेंस आपको लिख के आने। तो अगेन आपके आंसर्स लिखते टाइम आपको पता होना चाहिए कि केस स्टडी पे क्वेश्चन क्या पूछा गया।
हमें क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सब केस स्टडी एक जैसी लिखनी होती है। भाई आइडेंटिफाई है तो कुछ अलग सोचना है, स्टेट है, एक्सप्लेन है, जस्टिफाई, डिस्टिंग्विश है, तो ये अलग लेके चलना है, यानी कि थॉट प्रोसेस क्लियर हो, यानी मिस्टेक सबसे ज्यादा यही होती है। अंडरलाइन कमांड वर्ड्स बिफोर आंसर राइटिंग, तो जब आप लोग किसी भी चीज का आंसर लिख रहे हो, कमांड वर्ड का मतलब क्या हो गया, जो आपको पूछा जा रहा है उसके बेसिस पे आंसर करना है, इंस्टेड ऑफ कि आप अपने मन में जो आंसर आ रहा है वो लिख के आ गए। तो ये बातों से बचना है, ठीक है। सबसे मोस्ट मतलब हमने बोला सबसे ज्यादा डेंजरस मिस्टेक होती है। देन बच्चा हाउ टॉपर्स राइट आंसर एग्जैक्ट फॉर्मेट्स, तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 मिनट्स या 4 मिनट्स का जो भी टाइम ले रहे हैं आप लोग। आइडियल आंसर स्ट्रक्चर यूज दिस ऑलवेज, तो भैया जब भी एक आंसर लिखना है केस स्टडी का, जब भी केस स्टडी का आंसर लिखना है तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कॉन्सेप्ट का नेम आ गया, देन डेफिनेशन, 1 लाइन ऑप्शनल, जैसे मान लो मैंने प्लानिंग का नाम लिखा, फिर प्लानिंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे आंसर में, भले क्वेश्चन में ना पूछा हो, बट केस स्टडी में अगर कोई कॉन्सेप्ट लिख के आ रहे हो, यानी कॉन्सेप्ट बता रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो उसका डेफिनेशन छोटा सा लिख दीजिए। देन बच्चा केस लिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भैया केस का लिंक करना है, कैसे करना है, तो भाई हेडिंग्स लिखनी है, देन आपका लैंग्वेज इन दिस गिवन केस, दिस शोज दिस हैंड्स, तो ये सब आपको यूज करके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी केस स्टडी में ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सच। तो नेक्स्ट है बच्चा कॉमन मिस्टेक दैट कॉस्ट इजी मार्क्स, कि भाई बहुत इजीली आपके जो मार्क्स मिल सकते थे वो आपके लूज हो जाते हैं, और वो रीजन क्या है यहाँ पर, तो बोला जाता है मिस्टेक्स टू अवॉइड, शोज आर रेड फ्लैग्स, तो बच्चा वी कैन से दैट राइटिंग फुल चैप्टर आंसर, आप बहुत सारा आंसर लिख के आ जाते हो भाई, इग्नोरिंग केस फैक्ट, कि जो फैक्ट्स थे वही आपने मिस कर दिया और आप अपने सामने से आंसर रख रहे हो, तो ये मार्क्स कट जाएंगे आपके। यूजिंग रॉन्ग टर्मिनोलॉजीज, तो जो टर्मिनोलॉजीज आपकी वहां पे आनी नहीं चाहिए थी आप उसको लिख के आ रहे हो। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या, कीवर्ड्स, अगर कोई कीवर्ड्स प्लानिंग के फीचर को रिप्रेजेंट करता है तो वो रिप्रेजेंट फीचर को ही करना चाहिए, फिर इंपॉर्टेंस वाला लिख के बताइए। ओके, मेकिंग 2 चैप्टर इन 1 आंसर, तो भैया एक चैप्टर के आंसर्स को लिखते लिखते उसमें कंट्रोलिंग भी डाल दिया, प्लानिंग के साथ साथ अपने डायरेक्टिंग के भी कुछ पॉइंट्स लिख दिए, तो वो मिक्सअप करोगे तो इजी जो मार्क्स आपको मिल सकते थे जस्ट बिकॉज कि आपने अपने आंसर को कोई और जगह डाइवर्ट कर दिया जिसका कोई सेंस ही नहीं था, जो मीनिंगफुली नहीं बन रहा था, तो वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, आपके मार्क्स लूज हो जाएंगे। आंसरिंग इमोशनली इंस्टेड ऑफ लॉजिकली, तो भैया बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई इमोशनल हो जाते हैं केस स्टडी पढ़ करके, अपनी तरफ से लिखे जा रहे जबकि उसमें लॉजिक, फैक्ट्स, फिगर्स सब खत्म हो गए। तो ये सब नहीं करना है अपन को, इन सारी चीजों से बचना है ताकि हम पूरे मार्क्स ले पाए। क्या बोला जाता है, इफ द आंसर डज नॉट मेंशन द केस मार्क्स विल बी कट इवन द थ्योरी इज करेक्ट, तो आपने कोई भी थ्योरी बहुत अच्छी लिखी हो, अगर वो आपके केस स्टडी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, मैं प्लानिंग का पूरा फीचर लिख के आ गया, बट जो फीचर पूछा गया था वो फीचर को मैंने कनेक्ट ही नहीं किया कि देखो यहाँ पर जो सुरेश था ना वो ऐसा सा कर रहा था, तो यहाँ पे प्लानिंग का कौन सा वाला फीचर आया था, भाई प्लानिंग डज नॉट गिव अ गारंटी टू सक्सेस, तो ये वाला फीचर मुझे कनेक्ट करना था, मैं 5 फीचर लिख के आ गया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 4 नंबर केस स्टडी तो मुझे तो ज्यादा ही मार्क्स मिल जाएंगे, ये 4 नंबर मिल जाएंगे पूरे फुल मार्क्स, क्योंकि मैंने तो 5 फीचर लिखे, बट जो फीचर आपका केस स्टडी के हिसाब से आना चाहिए था वही आपने मिस कर दिया, तो भाई फिर तो मार्क्स लूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट फाइनल टॉपर चेकलिस्ट फॉर केस स्टडी, तो टॉपर ने जो चेकलिस्ट बनाई हुई थी कि भाई केस स्टडी के लिए क्या होगा, तो बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले चैप्टर आइडेंटिफाई कर लेना, अंडरलाइन द कमांड वर्ड्स एंड फाउंड स्टॉपिंग लाइन इन केस, तो बच्चा सपोर्टिंग लाइन इन द केस, कि भाई केस स्टडी की कौन सी लाइन को लेकर के आंसर को फ्रेम करना है, मतलब इतनी बड़ी केस स्टडी के अंदर बहुत सारी लाइनें, तो कौन सी लाइन को आपको अपने आंसर में फ्रेम करना है, ये आपको स्टार्टिंग में ही चूज कर लेना है, लिखने से पहले। लिखते टाइम प्रॉपर हेडिंग्स यूज करनी है, केस बेस्ड जस्टिफिकेशन देना है, जो केस स्टडी पे बोला गया, पूछा गया, उसी बेस पे आपको आंसर फ्रेम करना है, और नो एक्स्ट्रा थ्योरी, मतलब कोई फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, केस स्टडी है तो केस स्टडी में जो पूछा गया, जो रिलेट किया जा रहा है उसके हिसाब से आंसर कर दीजिए, और आंसर मैचेस द क्वेश्चंस एंड लैंग्वेज इज अ प्रॉपर या फॉर्मल एंड प्रिसाइज, यानी कि भाई कोई भी अननेसेसरी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है जो कहीं ना कहीं आप पहले, क्योंकि आपको फ्रेम अपने अकॉर्डिंग करना होता है, अपनी लैंग्वेज में करना होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलते जा रहे, कुछ भी लिखते जा रहे, तो इन सारी चीजों से बचना है, ये एक प्रॉपर स्टेप होता है ताकि केस स्टडी में फुल स्कोर किया जा सके, और केस स्टडी आपके बिजनेस स्टडीज में, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना बिजनेस स्टडी में फुल मार्क्स लेना है, तो केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टू प्ले करता है, क्योंकि इसी से आपका एक, जैसे मान लो स्टार्टिंग की 4-5 केस स्टडीज है, उसी से एक थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर का कि भाई ये केस स्टडी में कुछ भी लिख रहा है, या एक सिस्टमेटिक लॉजिकल थिंकिंग के साथ अपने आंसर्स में अप्रोच रख रहा है। अगर ऐसा कुछ दिखता है कि भाई बहुत ज्यादा आपने स्टार्टिंग में केस स्टडी में कुछ भी लिख दिया, तो वो आगे की केस स्टडीज को भी वैसे ही जज करेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक आंसर को उतनी ही इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। जब भी आप आंसर फ्रेम कर रहे हैं तो कुछ जो पॉइंटर्स यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि इन पॉइंटर्स को किसी क्वेश्चन में फॉलो किया, सारे क्वेश्चन को फॉलो करें, तो ये सारी चीजें आपको जब भी आप केस स्टडी के क्वेश्चंस कर रहे हैं
आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। सो ऑल द बच्चा, इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपके लिए कितना यूजफुल रहा। सो इन्हीं सारी बातों के साथ हम जाने वाले हैं, बट द थिंग इज कि मैं आपको जाने से पहले बता दूं कि ऐसे सेशंस आपको टाइमली मिलते रहे, बट उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनको भी ये बातें पता चल जाए एंड उनके भी केस स्टडी में जो मार्क्स लूज होता है ना, वो लूज ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।